हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मीनू विश्वास जी की लिखी कहानी। कुछ कहना था तुमसे। वेदही का मन बहुत अशांत हो उठा था। अचानक यूँ 10 साल बाद सौरभ का ईमेल पढ़ बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। मानो 10 साल पहले हुआ वाकया आंखों के सामने तैरने लगा हो। ठंड की भरी दोपहर में हाथ पैर सुन्न पड़ते जा रहे थे। वेदही ना चाहते हुए भी सौरभ के विषय में सोचने को मजबूर हो गई थी। क्यों मुझे बिना कुछ कहे छोड़ गया था वो? हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। कहता था, तुम्हारे लिए चांद तारे तो नहीं ला सकता, अपनी जान दे सकता हूँ, पर वो भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरी जान तो तुम में बसी है। और वेदही हंस के कहा करती थी, कितने झूठे हो तुम, डरपोक कहीं के। आज भी इस बात को सोच वेदही के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई, पर दूसरे ही क्षण गुस्से के भाव से पूरा चेहरा लाल हो गया था। फिर वही सवाल, क्यों वो मुझे छोड़ गया था? और फिर आज कोई याद कर मुझे ईमेल किया है। सामने आए तो 2-4 थप्पड़ जड़ दूं। मन में बेचैनी और सवालों का तांता सा लगा था। वेदही ने दोबारा मेल खोला और पढ़ा। सौरभ ने केवल 2 लाइन ही लिखी थी, I am coming to Singapore tomorrow. Please come and see me. Will update you the time. Give me your number. Will call you. यहीं पर बेचैन थी और सोच रही थी नंबर दे या नहीं। क्या इतने सालों बाद मिलना ठीक रहेगा? इन 10 सालों में क्यों कभी उसने मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की? कभी मेरा हाल चाल नहीं पूछा, मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ या किस हाल में हूँ। कभी कुछ भी तो जानने की कोशिश नहीं की उसने। फिर क्यों वापस आया है? सवाल तो कई थे पर जवाब एक का भी नहीं था। जाने क्या सोच अपना नंबर लिख भेजा और आराम से कुर्सी पर बैठे सौरभ से हुई अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगी और उस यादों के भवंडर में खोती चली गई। 10 साल पहले फॉरम द शॉपिंग मॉल के सामने आर्चर्ड रोड पे एक एक्सीडेंट में वेदही रास्ते पे पड़ी थी। कोई अजनबी कार से टक्कर मार गया था। रास्ते पे ट्रैफिक जाम हो रखा था, 1-2 बिजी रोड और कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। किसी सिंगापुरियन ने हेल्पलाइन में फोन कर इन्फॉर्मेशन दी थी कि फलाना रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस नीडेड। एम्बुलेंस आने में अभी टाइम था। वेदही के पैरों से खून तेजी से बह रहा था। रोड पे हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी पर मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। उसी ट्रैफिक जाम में सौरभ भी फंसा था। जाने क्या सोच वो मदद के लिए आगे आया और वेदही को अपनी ब्रांड न्यू स्पोर्ट कार में हॉस्पिटल पहुंचाया था। वेदही हल्की बेहोशी में थी पर वो मंजर आज भी कितना ताज़ा महसूस कर रही थी। सौरभ का उसे यूं अपनी गोद में उठाकर कार तक ले जाना, उसके बाद तो वो पूरी बेहोश हो गई थी, पर आज भी उसकी वो लेमन येलो टी शर्ट उसे अच्छे से याद थी। वेदही की मदद करने के एवज में उसे कितने ही चक्कर काटने पड़े थे पुलिस के। विदेश के अपने पचड़े में कोई किसी की मदद नहीं करता, खासकर प्रवासियों की। फिर भी एक भारतीय होने का फर्ज निभाया था उसने। यही बात तो दिल को छू गई थी उसकी। कुछ अजीब और पागल सा था वो। कुछ भी कभी भी कर लिया करता था जब वो उसके मन में आता था। 4 घंटे बाद जब वेदही होश में आई थी तब भी वो उसके सिरहाने बैठा था। एक्सीडेंट में वेदही को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, फिर भी कहा जाए तो बाल बच चुकी थी। एक टांग में फ्रैक्चर, कुछ खरोंचे और मोबाइल टूट गया था। यही कारण था सौरभ उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे किसी अपने का नंबर ले और इन्फॉर्म कर सके। होश में आने पर वेदही ने उसे अच्छे से पहली बार देखा था।
देखने में कुछ खास तो नहीं था, पर फिर भी एक स्टाइल एंड मैनरिज्म था। कुछ तो अलग ही बात थी। कुछ सवाल करती उससे पहले ही कितने एहसास जताते हुए कहा था, ओह गॉड, अच्छा हुआ आप होश में आ गई, नहीं तो आपके साथ मुझे भी हॉस्पिटल में रात काटनी पड़ती। एनीवे, आई एम सौरभ। उसके तेवर देख जानते हुए उसे थैंक यू नहीं कहा था। वेदी ने उसने परिवार के किसी मेंबर का नंबर मांगा। माँ के फ़ोन का नंबर दिया था उसने अपने फ़ोन से माँ का नंबर मिलाया और उन्हें वेदी के विषय में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। डॉक्टर से कंफर्मेशन ले अचानक ही हॉस्पिटल से चला गया था। ना बाय बोला ना कुछ और। मन ही मन उसका नाम खड़ूस रख दिया था मैंने। उस मुलाकात के कितने मिलने की उम्मीद भी नहीं की थी। ना उसने वेदी का नंबर लिया था और ना ही वेदी ने उसका। उसके जाते ही वेदी के माँ और बाबा भी हॉस्पिटल आ पहुंचे थे। वेदी ने माँ और बाबा को एक्सीडेंट का सारा ब्यौरा दिया और बताया कैसे सौरभ ने उसकी मदद की। 2 दिन हॉस्पिटल में ही बीते, फिर घर वापस आ गई थी। ऐसी तो पहली मुलाकात थी वेदी और सौरभ की। कितनी अजीब थी। वेदी सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। सोच तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सौरभ के ईमेल ने वेदी के पुराने सारे मिटे दर्द और परे भलों को हरा भरा कर दिया था। एक्सीडेंट के बाद 15 दिन का बेड रेस्ट लेने को कहा गया था। नई नौकरी भी ज्वाइन की थी वेदी ने। घर पहुंच वेदी ने सोचा ऑफिस में इन्फॉर्म कर दूं। मोबाइल खोज रही थी कि याद आया मोबाइल तो हॉस्पिटल में सौरभ के हाथ में था। शायद अफरा तफरी में उसने उसे लौटाया भी नहीं था, पर इन्फॉर्म तो कर ही सकता था। ओहो, सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी गए। वेदी चिल्ला उठी थी। अचानक तब याद आया कि उसने अपने माँ से फोन नंबर उसको किया था। माँ के मोबाइल में कॉल लॉग चेक किया तो नंबर मिल गया उसे। तुरंत तब नंबर मिलाया। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसने सौरभ से मोबाइल लौटने का आग्रह किया। तपाक से बुलाओ, फ्री में नहीं लौटाऊंगा, खाना खिलाना होगा। कल शाम तुम्हारे घर आऊंगा, एड्रेस बताओ। वेदी के तो होश ही उड़ गए थे। मन में सोच रही थी, कैसा अजीब प्राणी है ये, मोबाइल तो चाहिए था, सो एड्रेस दे दिया। अगले दिन शाम को महाराज हाजिर भी हो गए थे। सारे घर वालों को सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे दिया और ऐसे गुल मिल गया जैसे सालों से हम सब से जान पहचान हो। वेदी ये सब देख हैरान भी थी और कहीं ना कहीं एक अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी उसे। बहुत मिलनसार स्वभाव का था वो। माँ बाबा और वेदी की छोटी बहन तो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सच तो था उसका स्वभाव, हाव भाव सब कितना अलग और प्रभावपूर्ण था। वेदी उसके साथ बहती चली जा रही थी। वह सिंगापुर में अकेले ही रहता था। बेंटल कार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में मैनेजर के रूप में काम करता था। तभी आए दिन उसे नई कार का टेस्ट ड्राइव करने का मौका मिलता रहता था। जिस दिन उसने वेदी की मदद की थी उस दिन भी न्यू स्पोर्ट कार की टेस्ट ड्राइव पे था। उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते थे। अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोज आना जाना होने लगा था। वेदी के परिवार के सभी लोग उसे पसंद करते थे। शायद धीरे धीरे उसने वेदी के दिल में भी अपनी खास जगह बना ली थी। उसके साथ जब होती थी तो लगता था ये पल यहीं थम जाए। 15 दिन हर शाम वो वेदी से मिलने आता। उसके बाद बिताए पल में वो तो खोई ही रहती थी। वेदी को यह एहसास हो चला था कि सौरभ के दिल में भी वेदी के लिए कोई खास फीलिंग्स थी। अब तक उसने वेदी से अपनी फीलिंग्स कही भी नहीं थी। 15 दिन बाद वेदी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सौरभ और वेदी का ऑफिस आर्चर रोड पर ही पड़ता था। सौरभ अक्सर वेदी को ऑफिस से घर छोड़ने आया करता था। फ्रैक्चर होने की वजह से
6 महीने तो केयर करनी ही थी, और तो और वेदी को उसका लिफ्ट देना अच्छा ही लगता था। रास्ते पर वे बात किया करते, उसकी बातें और वेदी का उसकी बातों पे हंसना कभी खत्म ही नहीं होता था। वो अक्सर कहा करता था कि वेदी की मुस्कुराहट उसे दीवाना बना देती है। इस बात पे वेदी खिलखिला के हंस पड़ती थी। आज भी वेदी की याद है। सौरभ ने उसे 2 महीने के बाद वेदी के 22वें बर्थडे पर प्रपोज किया था। औसतन लोग अपनी प्रेयसी को गुलदस्ते या चॉकलेट या रिंग के साथ प्रपोज करते हैं, पर उसने वेदी के हाथों में एक कार का छोटा सा मॉडल रखते हुए कहा था, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी का सफर मेरे साथ करना चाहोगी? कितना पागलपन और दीवानगी थी उसकी बातों में। वेदी उसे समझने में असमर्थ थी। ये कहते कहते सौरभ उसके बिल्कुल नजदीक आ गया और वेदी का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उसका होठों का चुंबन ले लिया था उसने। दोनों की सांसें एक हो चली थी। वेदी का दिल जोरों से धड़क रहा था। खुद को संभालते हुए वहां सौरभ से अलग हुई। दोनों के बीच एक अजीब मीठी सी मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली थी। दोनों की धड़कनें आपस में रोमांटिक बॉल डांस कर रहे थे। कुछ देर बाद वेदी वहीं भूत की तरह खड़ी रही थी। जब उसने वेदी का उत्तर जानने की उत्सुकता जताई तो वेदी ने कहा था, अगले दिन गार्डन बाय द वे में मिलेंगे। और वहीं वेदी अपना जवाब तब उसे देगी। उस रात वेदी एक पल भी नहीं सोई थी। कई विषयों पे मैं सोच रही थी, जैसे करियर, आगे की पढ़ाई और ना जाने कितने ख्याल। नींद आती भी कैसे, मन में बवंडर जो मचा था। तब वेदी मात्र 22 साल की थी और इतनी जल्दी शादी भी नहीं करना चाहती थी। और सौरभ भी केवल 25 वर्ष का ही था, पर वेदी उसे यह बताना भी नहीं चाहती कि उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। हाँ, जिंदगी का सफर पूरा उसके साथ ही बिताना चाहती थी, बस कुछ समय चाहिए था उसे। पर ये बात वेदी के मन में ही रह गई थी, कभी उसे बोल ही नहीं पाई। जैसा कि दोनों ने तय किया था, अगले दिन वेदी ठीक शाम के 5 बजे गार्डन बाय द बे में पहुंच गई थी। उसने वहां सौरभ को फोन मिला तो फोन ऑफ आ रहा था। वहीं उसका इंतजार करने बैठ गई थी। आधे घंटे बाद फिर फोन मिला, तब भी उसका फोन ऑफ ही आ रहा था। वेदी बहुत परेशान और विचलित थी, पर उसने सोचा शायद ऑफिस में कोई ज़रूरी मीटिंग में फंसा होगा। वहीं उसका इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते रात के 10 बज गए, पर वो नहीं आया। उसके बाद उसका फ़ोन भी कभी ऑन नहीं मिला। 2 सालों तक वेदी उसका इंतज़ार करती रही, पर कभी उसने उसे एक भी कॉल नहीं किया। 2 साल बाद माँ बाबा की मर्जी से आदित्य से वेदी की शादी करवा दी गई। आदित्य एक ऑडिटिंग कंपनी चलाता था। उसके माता पिता सिंगापुर में उसके साथ ही रहते थे। शादी के बाद कितने साल लगे थे वेदी को उसे भूलने में, पर ठीक से भूल भी तो नहीं पाई थी। कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे तो हमेशा उसे सौरभ की याद आ ही जाया करती थी। आज अचानक क्यों आया है और क्या चाहता है? वेदी की सोच की कड़ी को तोड़ते हुए तभी अचानक फोन की घंटी बजी। एक अनजान सा नंबर। दिल की धड़कन तेज हो चली थी। वेदी को लग रहा था ना हो सौरभ की ही कॉल है। एक आवेग सा महसूस कर रही थी। कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा तो दूसरी ओर सौरभ ही था। सौरभ ने अपनी भारी आवाज में हेलो इज दैट वेदी? इतने सालों के बाद भी सौरभ की आवाज वेदी के कानों से होते हुए पूरे शरीर को झकझोर रही थी। स्वयं को संभालते हुए वेदी ने कहा, यस दिस इज वेदी। ना पहचानने का नाटक करते हुए कहा, मैं आई नो इज टॉकिंग। सौरभ ने अपने इस अंदाज में कहा,
यार तुम मुझ कैसे भूल सकती हो, मैं सौरभ। ओह या, वेदी ने कहा। क्या कल तुम मुझसे मिलने मरीना बे सेंट्स होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट पे मिलने आ सकती हो? शाम 5 बजे, सौरभ ने कहा। कुछ सोचते हुए वेदी ने कहा, हाँ, तुमसे मिलना तो है ही। विल सी यू टुमारो कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शायद ज़्यादा बात करती तो उसका रोज फोन पर ही सौरभ को सहना पड़ा। वेदी के दिमाग में कितनी हलचल हो रखी थी, इसका अंदाज लगाना भी मुश्किल था। ये सौरभ के लिए उसका प्यार था या नफरत थी? मिलने का उत्साह तो था या असमंजसता थी? एक मिला जुला मिश्रण भाव जिसकी तीव्रता सिर्फ वेदी ही महसूस कर रही थी। अगले दिन जब वेदी तैयार हो रही थी सौरभ से मिलने के लिए, तभी आदित्य कमरे में आया और वेदी से पूछा, कहाँ जा रही हो? वेदी ने कहा, सौरभ सिंगापुर आया हुआ है, वो मुझसे मिलना चाहता है। इतना कह वेदी रुक गई। कुछ सोच वेदी ने आदित्य से पूछा, जाऊं या नहीं? आदित्य ने जवाब में कहा, हाँ जाओ, मिलाओ, डिनर पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आदित्य ने अपना पक्ष बहुत सहज तरीके से वेदी के सामने रख दिया था। इतना कहा आदित्य कमरे से बाहर चला गया। आदित्य नाम से तो सौरभ को जानता ही था। सौरभ के विषय में काफी कुछ सुन रखा था उसने। वह यह जानता था कि सौरभ को वेदी के परिवार वाले बहुत पसंद करते थे और कैसे उसने वेदी की मदद की थी। आदित्य एक खुले विचारों वाला इंसान था। हल्के जमुनी रंग के ड्रेस में वेदी खूबसूरत लग रही थी। बालों को ब्लो ड्राई कर बिल्कुल सीधा किया था। सौरभ को वेदी के सीधे बाल बहुत भाते थे। वेदी हूबहू वैसे ही तैयार हुई थी जैसे सौरभ को पसंद था। वेदी यह समझने में असमर्थ थी कि आखिर वो सौरभ की पसंद से क्यों तैयार हुई थी। वेदी भी एक असमंजसता से गुजर रही थी, स्वयं को रोकना चाहती थी, पर कदम थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वेदी ठीक 5 बजे मरीना बे सेंट्स के रूफटॉप रेस्टोरेंट में पहुंची। सौरभ वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था। वेदी को देखते ही वो चेयर से उठ खड़ा हो वेदी की तरफ बढ़ा और उसे गले लगते हुए बोला, सो नाइस टू सी यू आफ्टर अ डिकेड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। वेदी अब भी एक गहरी सोच में डूबी हुई थी और एक हल्की मुस्कान से साथ उसने कहा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई एम सरप्राइज टू सी यू एक्चुअली। सौरभ भाप गया था वेदी के कहने का तात्पर्य। उसने कहा, क्या तुमने अब तक मुझे माफ नहीं किया? मैं जानता हूँ तुम्हें वादा कर मैं आ ना सका। तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ था। वेदी ने कहा, 10 साल को कोई कम तो नहीं होते, माफ कैसे करूं तुम्हें? आज मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। सौरभ ने कहा, तुम्हें याद ही होगा तुमने मुझे पार्क में मिलने बुलाया था। उसी दिन हमारी कंपनी के बॉस को पुलिस पकड़ के ले गई थी, कुछ स्मगलिंग्स के सिलसिले में। टॉप लेवल मैनेजर को भी रिमांड में रखा गया था। हमारे फोन अकाउंट सब सीज कर दिए गए थे। हालांकि 2 दिन लगातार पूछताछ के बाद महीनों तक हमें जेल में बंद कर दिया गया था और 2 साल तक केस चलता रहा। जब तक केस चला बेगुनाह को भी जेल की रोटी तोड़नी पड़ी। आखिर जो लोग बेगुनाह थे उन्हें तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया था और जिन्हें डिपोर्ट किया था उनमें से मैं भी एक था। पुलिस की रिमांड में वो दिन कैसे बीते क्या बताऊं तुम्हें। आज भी सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है। किस मुंह से तुम्हारे सामने आता। इसलिए जब मैं मुंबई पहुंचा ना मेरे पास कोई मोबाइल था ना ही कॉन्टैक्ट नंबर्स थे। और मुंबई पहुंचने पर पता चला माँ बहुत सीरियस थी और हॉस्पिटलाइज थी। मेरा मोबाइल ऑफ होने की वजह से मुझे तक खबर भी पहुंचाना मुश्किल था। ये सारी चीजें आपस में इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें सुलझाने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। और तो और माँ ने मेरी शादी भी तय कर रखी थी। उस वक्त कैसे बताता कि मैं अपनी जिंदगी सिंगापुर ही छोड़ आया। उस वक्त मैंने चुप रहना ही ठीक समझा।
और ये कह लो मैं डर गया था माँ को यूं हॉस्पिटल में देख के। और फिर जिंदगी की आपाधापी में उलझता ही चला गया। पर तुम मुझे हमेशा याद आती रही। हमेशा सोचता था कि तुम क्या सोचती होगी मेरे बारे में, इसीलिए तुमसे मिलकर तुम्हें सब बताना चाहता था। काश मैं इतनी हिम्मत पहले दिखा पाता। उस दिन जब हम मिलने वाले थे तब तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी। आज बोल दो क्या बताना था। वेद ही को यह सब जानकर इस बात की तसल्ली हुई थी कि सौरभ ने उसे धोखा नहीं दिया था। शायद किस्मत भी एक अहम भूमिका निभाती है हमारे रास्ते तय करने में। वेद ही ने कहा, वो जो मैं तुमसे कहना चाहती थी उन बातों का अब कोई मोल नहीं है। वेद ही ने अपने जज्बातों को अपने अंदर ही दफनाने का फैसला कर लिया था। एक मुस्कुराहट के साथ वेद ही ने कहा, लेट्स ऑर्डर सम कॉफी। और यह कहानी यहाँ ही समाप्त होती है। इसने